दोस्तों नमस्ते। आज गुजर प्रत्यार की ये 5वीं क्लास रहेगी और आज भी 10 प्रश्न हैं। मैंने कोशिश की है कि वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न है, उसके आधार पर ही प्रश्न हमेशा मैं तैयार करता हूँ। आज भी अच्छे प्रश्न हैं, आप ये समझने का प्रयास करना। और आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो गुजर प्रतिहार की इससे पहले 4 क्लास हो चुकी, वो देख कर आना, वरना ये परीक्षा का पैटर्न है, अच्छा प्रश्न मैं बनाता हूँ, तो थोड़ा समझ में कम आ सकता है। इसलिए पहले 4 क्लास देख के आना और बाद में ये क्लास देखना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आज का पहला प्रश्न देखो, अभी तक मैंने वस्त्रराज तक करवा दिया, नागभट्ट द्वितीय तक मैं लगभग करवा रहा हूँ, ठीक है? जहाँ तक मुझे लग रहा है, फिर बाद में मिहिर भोज के प्रश्न आएँगे, फिर उसके बाद में महिपाल के प्रश्न आएँगे, परंतु हाल-फिलहाल नागभट्ट के बारे में और मिहिर भोज के बारे में आज मैंने प्रश्न बनाए, ठीक है? 10 प्रश्न है लगभग, ठीक है, ठीक है। पहला प्रश्न देखना, नागभट्ट द्वितीय को दानशीलता के कारण कर्ण की उपाधि दी गई थी, जिसका उल्लेख कौन-सा अभिलेख में मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी हम गुजर प्रत्याहार पढ़ते हैं ना, चाहे रणहस्तिन की वस्त्रराज की उपाधि हो, चाहे हरिश्चंद्र की उपाधि हो, या फिर पिल्लीपणी, मैंने आज क्या कहा था आपको? एक तो रणहस्तिन, ठीक है? या तो रणहस्तिन की उपाधि या पिल्लीपणी की उपाधि, ठीक है? या फिर रोहिलो तीत की उपाधि, ये 3-4 ऐसी उपाधियाँ हैं। या फिर आएगा आगे, राजशेखर के द्वारा महिपाल और महेंद्रपाल को कौन-सी उपाधियाँ दी थी? राजमुकुटमणि की उपाधियाँ, वो चीज़ें बाद में आएगी, तो मैं कंप्लीट आपके करवा दूँगा। मैंने अभी तक जो चीज़ें पढ़ाई है, रणहस्तिन की उपाधि किसकी है? वस्त्रराज की है, ठीक है? पिल्लीपणी है नरभट्ट की, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। पिल्लीपणी किसकी है? नरभट्ट की है। और रोहिल्लोदी किसकी है? हरिश्चंद्र की। ये उपाधि किसकी है? हरिश्चंद्र की है। तो ये चीजें आप दिमाग में रखना ना, रिवीजन साथ में किया करो, ताकि प्रश्न हल करने में अब नागभट्ट द्वितीय की एक उपाधि मिलती है हमें, कर्ण की उपाधि, ठीक? इसकी दानशीलता के कारण कर्ण की उपाधि आपको उत्तर पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से अभिलेख में, ठीक है? तो वो याद रखना, वो है ग्वालियर ठीक है? ग्वालियर अभिलेख में ये कर्ण की उपाधि इसके अंदर शामिल होती है। मैंने आपको अभी तक बताया कि वस्त्रराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है और उसके बाद में फिर नागभट्ट भी इस संघर्ष में शामिल होता है, परंतु राष्ट्रकूट वंश से पराजित हो जाता है। परंतु इसकी दानशीलता के कारण कर्ण की उपाधि मिलती है, ग्वालियर अभिलेख, ठीक है? अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आपने पिछली क्लास देखी है वस्त्रराज की, तो ये प्रश्न हल कर सकते हो। बाकी इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने इस प्रश्न के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि पिछली क्लास में आपको कितना याद है, ठीक है? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार कौन सा क्षेत्र नागभट्ट द्वितीय के द्वारा नहीं जीता गया? कौन सा क्षेत्र नागभट्ट द्वितीय के द्वारा नहीं जीता गया था? ग्वालियर अभिलेख में हमें इसकी विजयों का उल्लेख भी मिलता है। मूलतः ये है कि इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे आएगा, जब मिहिर भोज का आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रभास पाटन का अभिलेख, दौलतपुर का अभिलेख, ग्वालियर का अभिलेख, ये सब मिहिर भोज की काल की जानकारी या उसके काल में लिखे गए थे। परंतु नागभट्ट द्वितीय की विजयों के जो क्षेत्र जीते गए थे, वो ग्वालियर अभिलेख में मिलते हैं। तो वो आंध्र की विजय मिलती है, सिंध की विजय मिलती है, विदर्भ की विजय मिलती है, कलिंग की विजय मिलती है, परंतु गौड़ की विजय नहीं मिलती है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि गौड़ को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था वस्त्रराज। वो कौन था? वस्त्रराज था। ये बहुत उपयोगी लाइन है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले की क्लास में करवाया था ये, ठीक है? तो ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना।
बहुत उपयोगी ये प्रश्न है। असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर के लिए आगामी परीक्षाओं में बेहद शानदार ये चीज होने वाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न बन चुका है, परंतु आपको दिमाग में रखना है कि गुर्जर प्रतिहार का कौन सा शासक गंगा गंगा में जल समाधि ली, तो वो शासक कौन हो जाएगा, वो नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने ही गंगा में जल समाधि ली थी, हमें ऐसी किताबों में जानकारी मिली। ये वैसे बेसिक प्रश्न है, परंतु आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे प्रश्न बन जाए तो फिर आप कभी गलत प्रश्न मत करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये देखो, ये अच्छा प्रश्न है ना। देखो कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है कि ऐसे कर्म के प्रश्न हमेशा आजकल बनने लगे हैं, ऐसा प्रश्नों का ट्रेंड है कि नागभट्ट द्वितीय के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है ना, अब नागभट्ट द्वितीय, बहुत सारे विद्यार्थी नागभट्ट द्वितीय से सीधा ही किताबों में जाते हैं मिहिर भोज। हम ये जानकारी हम पढ़ते हैं किताबों में, परंतु मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय के बीच एक शासक होता है रामभद्र, का नाम मिलता है रामदेव भी नाम मिलता है। ठीक है, नागभट्ट की रानी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रामभद्र होता है। तो ये एक निर्बल शासक था, ये पाल शासकों से कहते हैं कि पराजित हुआ था, ऐसी हमें जानकारी। का नाम रामदेव मिलता है। ये भी आप दिमाग में आपको रखना है कि परीक्षा में कोई बेसिक प्रश्न बन जाए कि नागभट्ट द्वितीय के बाद शासक बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो रामभद्र था, याद रखना। और रामभद्र का नाम रामदेव भी, बाकी इसकी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है, ये नाम आपको बेसिक रूप से याद रखना है। ठीक है, 5 प्रश्न देखो। अब देखो, अब क्या होता है कि रामभद्र होता है, जैसे हम कहते हैं कि ये निर्बल शासक था, इसके द्वारा कोई विजय वगैरह की कोई हमें जानकारी हमें यहाँ से नहीं मिली। अब गुर्जर प्रतिहारों का सबसे प्रतापी शासक बनता है मिहिर भोज। मिहिर भोज के काल में ही गुर्जरों का चरमो उत्कर्ष काल भी हम इसको कहते हैं। मैंने कथन 5 या 6 ऐड किए हैं ताकि आपका यही कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक ही प्रश्न बारे में कौन सा सही नहीं है, यही पूछा। देखो, मिहिर भोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, इसके नाम का अर्थ है सूर्य का प्रतीक। प्रश्न बेसिक अगर कहीं बन जाए ना कि मिहिर भोज शब्द नाम के शब्द का अर्थ क्या है, तो वो अर्थ है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज के शब्द के अर्थ का प्रतीक है कि सूर्य का प्रतीक। ठीक है, इसके पिता रामभद्र और माता अप्पा देवी था। ये अप्पा देवी आप दिमाग में जरूर रखना। इस मिहिर भोज के पिता का नाम पूछ ले तो वो रामभद्र है, या फिर ऑप्शन में आपको रामदेव भी मिल सकता है। ठीक है, इसकी माता का क्या नाम था, वो इसकी माता का नाम था अप्पा देवी। ठीक है, इसको प्रतिहारों में पितृहंता कहा गया है, ये भी एक कलंक ही है। मिहिर भोज के ऊपर ये भी एक कलंक माना जाता है कि अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, क्योंकि रामभद्र, मैंने अभी आपको बताया कि रामभद्र निर्बल शासक था, और निर्बल शासक ज्यादा दिनों तक अगर शासन करे तो सत्ता चली जाती है। इसीलिए मिहिर भोज ने क्या किया, रामभद्र की हत्या करके शासक बना। तो मिहिर भोज पितरहंता भी था। ठीक है ना, ये कथन भी सही कथन। इसका काल, काल याद रखना, यह काल, ठीक है, इसका काल गुर्जर प्रतिहार वंश का चरमोत्कर्ष काल है। चरमोत्कर्ष काल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो वस्त्रराज नहीं कर पाया, वो जो नागभट्ट द्वितीय नहीं कर पाया, नागभट्ट प्रथम नहीं कर पाया, वो कार्य कर दिया मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रकूट शासक को पराजित करना। आगे प्रश्न आएंगे तब मैं बताऊंगा, क्योंकि वस्त्रराज और नागभट्ट द्वितीय बहुत प्रतापी थे, परंतु कभी भी राष्ट्रकूटों को पराजित नहीं कर पाए थे, इसलिए ये महान है। कर्मोत्कर्ष काल इसका क्यों है, क्योंकि इसने ही कन्नौज पर पूर्ण रूप से अधिकार किया। पूर्ण रूप से कन्नौज पर अधिकार करने वाला भी मिहिर भोज ही था। ठीक है, राधनपुर अभिलेख इसके काल में लिखा गया था। नहीं पूछ रहा, सही नहीं पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि राधनपुर अभिलेख किसका है, गोविंद तृतीय का है। गोविंद तृतीय का है राधनपुर अभिलेख। और गोविंद तृतीय किसका शासक था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना आप बेसिक देखो, कितना आप अगर बेसिक आपका इतना क्लियर हो जाएगा ना,
तो कंसेप्ट कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य का प्रतीक नाम का पिता रामभद्र, अप्पा देवी, और ये लैंड जरूर दिमाग में रखना कि मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा। धर्मोत्कर्ष काल मैंने कारण बता दिया, राधनपुर अभिलेख है, गोविंद तृतीय का है, राष्ट्रकूट का है, ये मिहिर भोज के काल में नहीं लिखा। और यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं। ठीक है, बेस्ट प्रश्न। अब यहां से कोई प्रश्न बन जाए ना, आप कभी जिंदगी में गलत मत। ठीक है, अब देखो कुछ उपाधियां हैं, हर बार मिहिर भोज के बारे में प्रश्न बनता ही बनता है, तय मान के चलो। ठीक है, मिहिर भोज की उपाधि के बारे में सही है, उपाधि के बारे में सही पूछ रहा है, तो मिहिर भोज की तो बहुत सारी हमें उपाधियां मिलती है, इसमें से 3 या 4 मैंने ऐड की है, आप समझने का प्रयास करना। एक तो प्रभास पाटन, दौलतपुर अभिलेख, बिल्कुल सही है। आदि वरहा ग्वालियर अभिलेख, ये भी बिल्कुल सही है। श्रीमद आदि वरा चांदी सिक्कों पर उत्कीर्ण है, ये भी सही है। अरबों का स्वाभाविक शत्रु सुलेमान, ये भी सही। तो चारों ही कथन सही है। परीक्षा में प्रश्न कैसा बच सकता है कि आदि वरहा की उपाधि मिहिर भोज की किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है, तो वह ग्वालियर अभिलेख है, याद रखना, ऐसे प्रश्न है। प्रभास पाटन की उपाधि किस अभिलेख की जानकारी मिलती है, तो वो दौलतपुर का अभिलेख है। और श्रीमद आदिवरा की चांदी के सिक्कों पर उपाधि मिलती है। अरबों का स्वाभाविक शत्रु किसको कहते हैं, मिहिर भोज को कहते हैं। सुलेमान, आगे प्रश्न आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसके काल में सुलेमान आया था, सुलेमान इसके बारे में क्या क्या विवरण देता है, उसका भी मैंने प्रश्न। ठीक है, तो इसकी उपाधियों के बारे में ये चारों ही सही है। ठीक है, चारों ही सही है। और ये 2 उपाधि तो बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है, स्टार लगेगा, अपने कॉपी में ये नोट कर लेना कि प्रभास पाटन, दौलतपुर अभिलेख, आदि वरहा, ग्वालियर। ठीक है, ये अगर कोई उपाधि परीक्षा में पूछ ले तो कभी भी आप गलत मत करना। अगला प्रश्न देखो, इसके बारे में नाम ऐड किया है कि अरब यात्री सुलेमान के मिहिर भोज की शासन व्यवस्था के बारे में सही नहीं। सुलेमान के बारे में जो चीजें थी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न। ठीक है, 851 ईस्वी में मिहिर भोज के काल में भारत आया, बिल्कुल सही कथन, मिहिर भोज के काल में भारत है। इसकी पुस्तक उल सिंध वल हिंद थी, ये स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना। अरब यात्री सुलेमान भारत यात्रा के दौरान जिस पुस्तक में भारत और मिहिर भोज की उपलब्धियों का विवरण देता है, उस किताब का नाम क्या था, तो वो है उल सिंध वल हिंद, उल सिंध वल हिंद थी। ठीक है, मिहिर भोज अरबों का स्वाभाविक शत्रु है, ये भी कहता है। हिंदुस्तान काफिरों का देश है, ये भी अरबी सुलेमान कहता है। मिहिर भोज के पास विशाल अश्व सेना थी, ये भी सुलेमान कहता है। सुलेमान कहता है कि इसके पास सोने और चांदी के बड़े भंडार थे, इसकी सेना, अश्व सेना सबसे विशाल सेना। ठीक है, मिहिर भोज एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1000 मुद्राएं देता था। ठीक है, और कथन क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो सुलेमान अपने विवरण में एक बात कहता है कि मिहिर भोज के जो कवि थे ना, एक कवि को एक श्लोक के लिए 1,00,000 मुद्राएं देता था, याद रखना, 1000 नहीं है, 1,00,000 मुद्राएं एक कवि को एक श्लोक के लिए देता था, ऐसा विवरण हमें सुलेमान करता है। तो यहाँ 1000 नहीं होगा, इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 या 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो उल सिंध वल हिंद की किताब, मिहिर भोज का अरबों का स्वाभाविक शत्रु, हिंदुस्तान काफिरों का देश है, और मिहिर भोज के पास विशाल अश्व सेना। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ कंप्लीट। ठीक है, और 1,00,000 मुद्राएं देता था, ना कि एक। ठीक है, अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, एक और उपाधि मिलती है, देखना आप, कि मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है, ये उल्लेख किस लेख में मिलता है। ये आप अपनी कॉपी में स्टार लगा के ये लाइन लिख लेना। अभी तक किसी भी एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी गई है कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला मिहिर भोज था, और ऐसा उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है, तो वो बेग्रामा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, बेग्रामा अभिलेख उल्लेख करता है
कि मिहिर भोज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। तो ये बहुत उपयोगी लाइन है, आप अपनी कॉपी में स्टार लगा के इस चीज को नोट कर लें। अच्छा प्रश्न, ये भी बहुत शानदार प्रश्न। अगला देखो, अब मैं आपको थोड़ा मानचित्र की ओर लेकर जाता हूं वापस। देखो अब हम पढ़ रहे हैं मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज के काल में भी त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता है। मैंने आपको बताया था कि वस्त्रराज के काल में संघर्ष शुरू होता है। वस्त्रराज क्या करता है, वस्त्रराज इंद्रायुध को पराजित करता है। वो कहाँ का शासक था, कन्नौज का था। पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित करता है, परंतु राष्ट्रकूट शासक दुरु प्रथम से पराजित हो जाता है। फिर शासक बनता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल को पराजित करता है, सकरा युद्ध को पराजित करता है, परंतु गोविंद तृतीय से पराजित हो जाता है। अब बात आती है मिहिर भोज की। इसके काल में भी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। ये गुर्जर प्रतिहार है, ये पाल वंश है और ये राष्ट्रकूट, ठीक है। अब यहाँ देखो दो दो तीन तीन आपको नाम याद रखने। मैं सबसे पहले बात करूं राष्ट्रकूट, तो एक तो नाम आता है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ठीक है। नाम याद रखने, ये के समकालीन है। एक नाम आता है कर्ण द्वितीय, कर्ण द्वितीय, ठीक है। ये तो दो राष्ट्रकूट शासक हैं जो मिहिर भोज के समकालीन माने, ठीक है। अब पाल वंश के देखो तीन शासक हैं, पाल वंश के तीन शासक है। एक देवपाल है, ठीक है, एक विग्रहराज है, ठीक है, एक है गोविंदराज, गोविंदराज। देवपाल है, विग्रहराज है और गोविंदराज, ठीक है। अब ये तीन शासक इसके समकालीन माने जाते हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष और कर्ण द्वितीय, और पाल वंश के देवपाल, विग्रहराज और गोविंदराज, ये नाम हमें यहाँ में मिलते हैं, ठीक है। अब मिहिर भोज क्या करता है, मिहिर भोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रकूट शासक कर्ण द्वितीय को पराजित कर, ये सबसे बड़ी उपाधि है। और अंतिम रूप से कन्नौज पर क्या करता है, ये अधिकार कर लेता है। तो मिहिर भोज का चरमोत्कर्ष काल क्यों कहा जाता है, चरमोत्कर्ष काल कहने का कारण है कि राष्ट्रकूट शासक को पराजित करना जो वस्त्रराज नहीं कर पाया, जो नागभट्ट द्वितीय नहीं कर पाया, वो मिहिर भोज ने कर पाया। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक है। फिर देखो रामभद्र के काल में होता देवपाल। मैंने अभी बताया कि नागभट्ट द्वितीय के बाद शासक बनता है, कौन शासक बनता है, रामभद्र। रामभद्र के और काल में देवपाल होता है, विग्रहराज का कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। फिर आता है गोविंदराज। गोविंदराज क्या करता है, मिहिर भोज से युद्ध करता है, परंतु मिहिर भोज गोविंदराज को भी पराजित कर देता है, साथ में ही कर्ण द्वितीय को भी पराजित कर देता है, ठीक है। तो आपको इतना जरूरी दिमाग में आपने नाम जरूर रखने। अब प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ वापस मैं आपको। वो गोविंदराज नारायण पाल, अच्छा अच्छा, देखो उसका नाम नारायण पाल, ठीक है। देवपाल, विग्रहराज और नारायण पाल, सॉरी है ना, नारायण पाल, ठीक है। ये नारायण पाल को हराया था, ठीक है ना, याद रखना। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने नारायण पाल को पराजित किया था। तो एक तो ये आप दिमाग में जरूर रखना। और दूसरा शासक कौन था, कर्ण द्वितीय, कर्ण द्वितीय को भी इसने पराजित किया, ठीक है। तो गोविंदराज गोविंद तृतीय था जिसने पराजित किसको किया था, गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। मैंने वो प्रश्न आपको करवाया, ठीक है। वो प्रश्न बताए इसमें आप देखना। मिहिर भोज के समकालीन पाल वंश का शासक कौन नहीं था, ही था पूछा है। मैंने अभी आपको तीन नाम बताए हैं, एक देवपाल बताया है, एक विग्रहराज बताया है, एक नारायणपाल बताया है। जल की धर्मपाल किसके काल में था, वस्त्रराज और नागभट्ट द्वितीय के काल में कौन था, धर्मपाल था। मिहिर भोज के काल में मिहिर भोज ने अंतिम रूप से पराजित किया था नारायणपाल को, याद, ठीक है। देवपाल किसके काल में था, देवपाल था रामभद्र, रामभद्र के काल में, परंतु इसके तीनों ही समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। तो नारायण पाल का नाम आप जरूर दिमाग में। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत उपयोगी है
कि मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया था, और राष्ट्रकूट शासक को पराजित करने वाला मिहिर भोज और वो शासक का नाम क्या था, तो वो कृष्णदित्य था। कृष्णदित्य था, याद रखना, ये बहुत उपयोगी नाम है। तो इसके अलावा भी और भी प्रश्न अभी गुजर प्रतिहार में बनाने बाकी हैं, 3 या 4 क्लास होगी तो मैं उसमें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज भी ये 10 प्रश्न थे, 6-7 प्रश्न बहुत अच्छे थे और 2-3 प्रश्न सामान्य प्रश्न थे हर परीक्षा। और अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है ना, आप कभी भी गलत मत करना, और फिर भी आप इतना समझाने के बाद भी आप गलत करते हो ना, तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार हो अपनी ये सफलता के। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान इतिहास कंप्लीट आपके लिए मैं करूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसे मैं आपको करवाता रहूँ। आप अच्छे से पढ़ो, चाहे नोट्स बना रहे हो, चाहे सीधी क्लास से देख रहे हो, जैसा भी आपको उचित लगे वैसे आप पढ़ते रहो। और क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनको भी इस मंच से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल ये क्लास अब हमेशा कंटिन्यू रहेगी।